आज ईटी नाउ स्वदेश की टीम है लासलगांव मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, वहां हम खड़े हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए आज हम यहां पर आए हुए हैं। कमोडिटी अगले हफ्ते की जगह हमने ग्राउंड से सोचा कि ग्राउंड की क्या स्थिति है, क्या डिमांड कारोबारियों की है, किसानों की क्या डिमांड है, उस पर आज सबसे ज्यादा बात होगी। फिर बाद में हम बात करेंगे रविंद्र राव जी से भी और जयप्रकाश गुप्ता से भी, उनसे राय लेंगे अगले हफ्ते में कमोडिटी मार्केट में आपको किस तरह की रणनीति बनानी है। ये दोनों ही जानकार आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड की बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं और कुछ कारोबारी भी हैं जो लासलगांव मंडी में जिनके गाले हैं, जिनका कारोबार है, और कुछ बाहर से आए हुए कुछ कारोबारी। इन लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह की स्थिति है, क्या चैलेंजेस है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले किसान से बात शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे अहम कड़ी हमारे जितने भी वैल्यू चेन है उसमें किसान ही होते हैं। आपकी सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, क्या दिक्कतें होती है खेती किसानी में और क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हम लोग को जो है ना खर्चा ज़्यादा आता है लगाने के लिए प्याज। कम से कम एकरी हमको 35 हज़ार रुपया लगता है। उसके बाद इधर मंडी में आने के बाद हमको इतना पैसा नहीं मिलता है। कम से कम 2000 रुपया 2200 प्याज बिकना चाहिए, वो नहीं बिक रहा है आज। ओके, यानी जो खर्च इनका हो रहा है उस हिसाब से इनको भाव नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत किसानों की है। एक और किसान भाई है, आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए आप किसान भाइयों के लिए? यानी खर्चा ज्यादा और भाव कम, इनका भी यही मुद्दा है। सर, और खेती किसानी में क्या मुद्दा है? कई किसानों से हमने बात की, उनकी बिजली को लेकर दिक्कतें हैं कि बिजली सस्ते भाव पर और ज्यादा समय के लिए मिलना चाहिए, सिंचाई को लेकर समस्याएं हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं एक किसान के तौर पर? ओके, भाव बेहतर चाहिए, यानी तीनों लोग एक मत से ही कह रहे हैं कि इनको भाव बेहतर नहीं मिल रहा है। जो बाजार में भाव देखते हैं वो और जो मंडियों में ये बेचने आते हैं उनमें काफी फर्क है। कई किसानों का तो यहाँ तक की भी कहना है कि वो जितनी उनकी कॉस्ट है वो कॉस्ट भी नहीं निकल पाती है। ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे कुछ कारोबारी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनके लिए क्या चैलेंजेज है। सर, इन लोगों को भाव नहीं मिल पाता है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? क्या इन लोगों को अगर मार्केट भाव देखे और किसानों को मिल रहा है भाव देखे, उसमें काफी गैप है, तो ये गैप क्यों इतना बड़ा क्रिएट हो रहा है? सर, अब पूरे देश में प्याज बिकने लग गया है। मात्र महाराष्ट्र ऐसी बात नहीं रही है। अब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर प्याज बिकने लग गए अभी। तो उस वजह से अब प्याज की जो कारोबारी है उसमें काफी समस्याएं होने लग गई है। अब ये दिक्कत नहीं है कि किसान कोई कृषि से जो भी धान हो चाहे प्याज हो वो नहीं उगाता है, ये दिक्कत नहीं है। अब विपणन की जो व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ सुधार गवर्नमेंट से अपेक्षित है। एक्सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ बूस्ट आए बिना, जैसे पीछे MEIS की सब्सिडी दी थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब्सिडी दी थी, ऐसा कुछ न कुछ किए बिना प्याज के जो व्यापार है वो सही ढंग से नहीं होंगे। यहाँ से डीजल आदि के भाव बढ़ने के कारण से यहाँ से जो बाहर प्रदेश में जो माल भेजा जाता है उसको तो ठीक ही है, लेकिन पर राज्य में भी जो माल भेजा जाता है उसके लिए भी भाड़ा ज्यादा लगने की वजह से उस पर जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से दिक्कतें आ रही है। तो इस वजह से उनको जो एक्सपेक्टेड प्याज के भाव है वो उनको हम नहीं दे पा रहे हैं। ओके, चलिए, बजट भी अब एक महीने से भी कम समय बचा है बजट को लेकर, तो बजट से क्या उम्मीदें एक ट्रेडर के तौर पे, एक कारोबारी के तौर पर आप लोगों की बजट से क्या उम्मीद है और क्या मांग आप वित्त मंत्री के सामने रखना चाह रहे हैं? अभी लासलगांव मंडी में तो प्याज की बड़ी मंडी है लासलगांव मंडी, लेकिन यहाँ पे जो किसान लोगों को दाम मिल रहे हैं वो उनके हिसाब से कम मिल रहे हैं। अभी दाम अगर बढ़ाने के हैं तो एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देना चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए बढ़ावा देने के लिए ट्रेडर्स लोगों की जो मांग है कि भाई उनको MEIS जो स्कीम थी पहले सरकार ने बनाई थी वो अभी बंद कर दिया है, इसलिए एक्सपोर्ट के बारे में वो ज्यादा एक्सपोर्ट माल हो नहीं रहा है अभी। ओके, आप लोगों की क्या डिमांड है बजट से इस बार? एक्सपोर्ट के डिमांड ज्यादा होना चाहिए। ओके, मंडियों में और क्या दिक्कतें हैं? मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, मंडियों का दायरा बढ़ाने के लिए और क्या करने की जरूरत है सरकार को बजट में? सर, 7 साल पहले हमने मांग रखी थी कि यहाँ पर ड्राई पोर्ट होना चाहिए, तो उस बारे में भी अभी तक गवर्नमेंट से जैसा चाहिए वैसे फास्ट प्रोग्रेस नहीं हो रही है। दूसरी बात, जितने सार्क के जितने अपने कंट्रीज है उसके तहत अपना USD के बजाय यदि रुपये में अभी यदि अपना व्यापार चालू होगा
तो आसानी रहेगी कि उनके पास कई बार यूएसडी नहीं रहने की वजह से हम उनके साथ में व्यापार नहीं कर सक रहे। अब नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी जो भी आसपास के जितनी भी कंट्रीज है, इनके साथ में हमारे व्यापारी तौर पर रिलेशन और ज़्यादा मजबूत हो, इसके पास गवर्नमेंट ने और विशेष यदि ध्यान दिया तो और अच्छा एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। आने वाले दिनों में यदि हम एक एक्सपोर्टर का हेल्प डेस्क यदि खोल देंगे तो वहाँ पर जो जो एक्सपोर्टर को दिक्कतें आती है, वो एक्सपोर्टर की दिक्कतें यदि वहाँ पर आ जाएंगी तो उस पर कुछ न कुछ सोल्यूशन भी उनके पास मिल सकता है। तो यहाँ पर प्याज को रहो या अंगूर को रहो, यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये बहुत ही स्पेशल किस्म का प्याज है कि ऐसी टेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर नहीं मिलती है। तो इतना स्पेशल होने के बावजूद भी हम उसको जिस तरह से मार्केटिंग करना चाहते हैं उतना मार्केटिंग हम नहीं कर सक रहे। तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे, गवर्नमेंट एक ग्राउंड लेवल पर आकर इसके विषय में ज़्यादा जागरूक बनकर और काम करे, ताकि हमको फॉरेन करेंसी भी मिले और हम अच्छी तरह से किसानों को भी भाव दे सकें। ओके, यानी अगर किसानों को अगर अच्छा भाव देना है तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और मंडियों का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही एक्सपोर्ट को लेकर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे सार्क कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वहां पर यूएसडी की दिक्कतों की वजह से वो भारत से इंपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ खास किस्म के अंगूर और प्याज होने के बाद भी ये इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर की कमी है। अगर लोकल करेंसीज में, रुपए में अगर वो ट्रांजैक्शन को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इनका काम ज्यादा आसान हो सकता है। हमारे साथ एक और ट्रेडर भाई हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, कोलकाता। ये कोलकाता के कारोबारी है और यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? मुर्शिदाबाद कोलकाता। तो आप किस तरह से के कारोबार, किस तरह की डीलिंग के लिए लासलगांव मंडी महाराष्ट्र में आए हैं? प्याज आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं? खरीदी। सर, वहाँ के भाव में और यहाँ के भाव में कितना फर्क है? सर, फर्क नहीं, 8-9 आना है, देखो तो इतने कम मार्जिन से आप कोलकाता से यहाँ आए खरीदने के लिए? आप नहीं होगा, मैंने उधर बहुत माल है, बहुत माल। ओके, वहाँ लोकल भी प्रोडक्शन हो रहा है। क्या मांग है इस बार, किस तरह की डिमांड है वित्त मंत्री से आपकी? डिमांड नहीं होगा, ज्यादा डिमांड नहीं होगा, मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, कहना चाह रहे हैं? सर, उनका डिमांड कहना मतलब है कि प्याज को ज्यादा डिमांड नहीं है। यदि ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं खर्चे कम हो जाएंगे तो अपने आप प्याज सस्ते भाव में वहां पर पहुंच सकता है। आज यदि 6 रुपए का भाड़ा है, वो यदि 3, 3.5, 4 रुपए तक यदि पहुंच जाए तो 2 रुपए का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो वो मार्जिन हम किसानों को दे सकते हैं, उसमें से 25 पैसा 50 पैसा ट्रेडर के भी जेब में जा सकता है। ओके, चलिए कुछ किसान भाइयों से और वापस से बात कर लेते हैं। सर, आप बात करना चाहेंगे? सर, और क्या समस्याएं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को यहाँ पे मंडियों में आकर? क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वेयर हाउसिंग की दिक्कतें हो रही है, और क्या समस्या है जो किसान के तौर पर आपके? किसान के तौर पर जो खेती में जो खर्चा है वो खर्चा जोड़कर जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो वेदर का समस्या है, वो जोड़कर जो खर्चा होता है उससे इतना 1500-1200 में भाव जा रहा है, वो किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही जा रहा है। तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये बिकेगा प्याज तो किसानों को कुछ मुनाफा होगा। ये भाव में तो खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। ओके, यानी इनका कहना है कि जो करंट भाव है इनमें इनका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है, और जो बाकी खर्चे हैं, इनपुट कॉस्ट है एग्री सेक्टर को लेकर, खेती किसानी को लेकर, उस कॉस्ट में इनको रियायत दी जाए, चाहे वो वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, या फिर जो सिंचाई की जो व्यवस्थाएं हो, वो तमाम व्यवस्थाओं के लिए इनके खर्चों का ये हो, और खेती किसानी के लिए लोन भी मिले। लेकिन आज हमने नासिक जिले के ही पिंपरी इलाके में किसानों के साथ एक चौपाल किया था और किसानों के मुद्दे जानने की कोशिश की थी कि किसानों की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं बजट में सरकार से, क्या चुनौतियां हैं खेती किसानी में। आइए वो सुन लेते हैं, वो चंक आपके लिए सुनना जरूरी है क्योंकि ग्राउंड पर किसानों के हालात क्या है और क्या डिमांड है, आइए वो सुनते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज खेती किसानी में क्या है जो आपके इलाके में है? इसकी खेती में हमारे बीज लगते हैं, कर्जा जो देता है उसका बहुत ज्यादा ब्याज लगाते हैं। ओके, उसके लिए हम कर्ज बाजारी बनते हैं। तो हमारे कई खेती में जो कर्जा दिया जाता है, बिजली जी दिया जाती है, वो बहुत कम है। ओके, वो ज्यादा होना चाहिए और किसानों को कुछ सहूलत देना चाहिए। ओके, यानी बिजली, जो महंगी बिजली इन्हें मिलती है उससे निजात मिले। दूसरा जो कर्ज है उस पर सब्सिडी दी जाए या कर्ज माफी का भी दायरा बढ़ाया जाए, और जो कर्ज मिलता भी है खेती के लिए वो काफी कम मिलता है, ये इनका एक मुद्दा है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या खेती किसानी के लिए जरूरत है और क्या आपकी मांग है बजट से इस बार? हमको ऐसा लगता है
का जो रेट मिलता है हमारा खेती का वो हमें कम मिलता है। और हमारे जो दवा लेते हैं, कोई खत लेता है, कोई मजूरी लगता है, उसको तो हमको कम से कम 10 पट ज़्यादा गुना हमको पैसा देना पड़ता है। इस भाव से वजह से हमको उतना दर नहीं मिलता। ओके, यानी इनका कहना है कि भाव उस दर पे नहीं मिलता जैसी इनकी लागत है। तो सबसे बड़ी समस्या है कीमतों की, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो माल यहाँ से ये बेचते हैं और बाजार भाव में काफी फर्क है और उनको उनका फायदा नहीं मिलता, लागत भी बहुत बार नहीं निकल पाता। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी चुनौती है खेती किसानी में यहाँ पर? जो रेट है फार्मर्स की, जो पैदाइश करते हैं अनाज या फ्रूट्स, तो उसका रेट कम मिल जाता है और खर्चा जो है तो ज़्यादा है। तो जीएसटी कम करना चाहिए हर एक फार्मर्स के लिए। जो भी इनपुट है तो जीएसटी कम होना चाहिए। ओके, बहुत ही अहम मुद्दा है जो इनपुट कॉस्ट है, यानी खेती किसानी में लिए जो इनपुट लागत जो होती है खेती किसानी के लिए, वो इनपुट कॉस्ट पे सबसे जितने भी इनपुट के लिए प्रोडक्ट है, चाहे वो खाद बीज से लेके जितने भी फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उस पर जीएसटी कम से कम होना चाहिए या जीरो कर देना चाहिए, ये इनकी मांग है। सर, आप कुछ मांग रखना चाह रहे हैं सरकार से इस बार? मांग रहे ऐसा कि खेती को जो दवाई लगती है वो दवाई का कॉस्ट कम होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा है। और खाद का भी रेट ज़्यादा है, वो कम होना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, यानी खाद का रेट कम होना चाहिए, ये यानी जो सब्सिडी मिले, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिले, ताकि किसानों को जो लागत है उस लागत को कम किया जाए। सर, आप एक बड़े किसान हैं इस एरिया के, आपकी क्या डिमांड है? आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे दिक्कतें हो रही है खेती किसानी में और कहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं, ताकि आप लोगों की आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है और खेती में नए युवाओं की दिलचस्पी नहीं घट रही है? क्या चैलेंजेज हैं? मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, सैयद पिंपरी, यहाँ पे 1500 एकड़ ग्रेप्स गार्डन थे 4 साल पहले। अभी देखा जाए तो 500 एकड़ ग्रेप गार्डन्स यहाँ पे कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि 4 सालों से हम जितना पैसा डाल रहे हैं ग्रेप्स में, उतना भी हमें मिल नहीं पा रहा है। हम कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है, लेकिन आज भी वही समस्या है। दिन में हमें चाहिए 8 घंटे लाइट, वो हमें दिन में मिलती नहीं है। दिन में तो क्या, नाइट में भी हमें पूरी क्षमता से लाइट मिल नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि जो सोलर पंप है उसमें एक तो 50% सब्सिडी हमें दी जाए या 0% इस पे हमें वो सोलर पंप मिले जाए। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, फेस कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जब ग्रेप्स प्रोडक्शन करते हैं तो अनसीजनल रेंज की वजह से हमें काफी सारा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो सर, आप लोग क्या इंश्योरेंस स्कीम का फायदा उठाते हैं? क्या उसने कवरेज का भी करवाया आपने? इंश्योरेंस सिस्टम का हम जो पॉलिसीज है उसके जो निकष है वो हमारे बिल्कुल फायदे में नहीं है। वो पॉलिसी कंपनीज के फायदे में, तो हम उसके इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कवर फार्मिंग है, 10 सालों से हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें वो कवर फार्मिंग के ऊपर सब्सिडी दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट के सभी मतलब सीएम आते हैं। 4 साल पहले यहाँ पे हिल स्टॉर्म हुआ था, सभी सीएम आए थे, उनके तरफ से डिमांड हमने की, लेकिन वहाँ हुआ कुछ नहीं। तो हम चाहते हैं कि कवर फार्मिंग के लिए भी हमें सब्सिडी मिल जाए। ओके, यानी कवर फार्मिंग के लिए सब्सिडी दी जाए और साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं है उससे जो किसानों को नुकसान होता है, खेती किसानी में जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा यहाँ जल्द से जल्द दिया जाए। और खेती का दायरा भी छोटा हो रहा है, खेती का एरिया छोटा हो रहा है, लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है क्योंकि नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। इस वजह से लगातार एरिया कम हो रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। किस बात पर सबसे ज्यादा खेती किसानी में सरकार अगर ध्यान देगी तो आप लोगों की दिलचस्पी खेती में बनी रहेगी? खेती में पहली लाइट की समस्या दूर करनी चाहिए सरकार ने, और बिजली पानी ये देना चाहिए। जो खाद है उनके ऊपर सब्सिडी ज्यादा देना चाहिए। ओके, यानी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, बिजली को लेकर, खाद पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर। आपकी भी कुछ मांग है क्या सर? हमारी मांग ये है कि रात को लाइट नहीं देना चाहिए, या सिर्फ ये जो होता है ना, रात को काम करने में बहुत परेशानी होती है किसान को, बहुत दगाबाजी हो रही है रात को लाइट के लिए किसान के लिए, इसलिए दिन को लाइट देना चाहिए सरकार ने। ओके मैम, आप ये पूरे इलाके को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, किसानों के साथ ग्राउंड पर जाती है, अब एक फार्मर फैमिली से भी आती है। आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़े चैलेंजेस है और क्या करने की जरूरत है इस इलाके में? हम अंगूर वाले किसानों की, प्याज वाले किसानों की बात करेंगे तो इसमें सरकार का इंटरवेंशन ज्यादा है। यहाँ का सबसे ज्यादा अंगूर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश जाने के लिए ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, और वहाँ का बाउंड्री जब बंद होता है और पाकिस्तान का बाउंड्री बंद होता है तब किसानों को प्याज भी नहीं बेच सकते, टमाटर नहीं बेच सकते, और इनके ऊपर का कर्जा फिर ये कैसे दे सकते हैं। एक और इन्होंने बोला कि
अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है इसकी वजह से जो अंगूर को नुकसान हो रहा है, इसमें रिसर्च की जरूरत है। सरकार अगर बोलती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे तो इसमें अच्छा रिसर्च होके अच्छा जो अभी नए तकनीक वाले जो बीज है, जो नई संशोधन है वो आने चाहिए। जीएम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए सरकार ने, इससे किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं तो ये आधी होने से रही है। ओके, यानी इनकी डिमांड है कि जीएम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए ताकि यील्ड बढ़े, उत्पादकता बढ़े, ताकि किसानों की आमदनी भी बढ़े, पैदावार बढ़े और बड़े लेवल पे बड़ी जनसंख्या को भी हम इसको कैटर कर पाए। यानी कुल मिलाकर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी नहीं हो, किसानों के लिए बाजार की सही व्यवस्था हो और जो लोकल यूनिट्स है जहाँ पर उनकी खेती होती है उस आसपास में प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि जो माल हो आसानी से बिक भी जाए, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए चला जाए और जो एक्सपोर्ट वगैरह पे जो पाबंदियां है उसको भी दूर किया जाए। ये सबसे बड़े मुद्दे किसानों की तरफ से हैं। लेकिन चलिए, हम कमोडिटी अगले हफ्ते का शो है तो कुछ नॉन एग्री मार्केट की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से और जयप्रकाश गुप्ता हैं। दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात आपसे कर लेते हैं। ये हफ्ता गोल्ड और सिल्वर के लिए शुरुआती कुछ 2-3 दिन तो काफी बेहतर रहे थे, लेकिन हफ्ते के आखिर आते आते थकता हुआ नजर आया और चांदी में जो तेजी का मोमेंटम बना था वो कॉन्फिडेंस वापस से हिलता नजर आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, रविंद्र जी? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, क्योंकि डॉलर में हमने एक अपसाइड आते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो 105 के आसपास चल रहा है और ये इसी वजह से है क्योंकि जो FOMC मिनट्स में जो निकल के आया है कि फेड जो इंटरेस्ट रेट है वो उसे कंटिन्यू रखेगा हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट, हालांकि थोड़ा सा पेस लो डाउन हो सकता है। दे आर कंसर्न विद द वेज इन्फ्लेशन, तो उसको देखते हुए आई थिंक लेबर रिपोर्ट जो है यूएस का वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनसाइड आ सकता है सिल्वर में, अराउंड 67,500 67,800 तक के लेवल दिख सकते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी मेरे हिसाब से 54,800 से 55,000 तक का लेवल आ सकता है। वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में रैलीज पे शॉर्ट करना चाहिए। 54,800 $55,000 अगर गोल्ड मिलता है तो वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है और सिल्वर में अराउंड 69,000 से 69,200 के आसपास एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 67,500 वुड बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों ही गोल्ड सिल्वर में। ओके, तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए अगले हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, रविंद्र जी की राय। जय, आपको क्या लगता है किस तरह की रणनीति अगले हफ्ते बनानी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? क्या तेजी का मोमेंटम जो बना था वो बरकरार रहने की उम्मीद है क्या गोल्ड और सिल्वर में अगले हफ्ते? जी विश्वमान जी, देखिए कल का जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर आया उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा सा एक मूड चेंज हुआ है। ये एंटिसिपेशन है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो आगे भी कायम रहेगा। मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है स्पेशली सिल्वर में, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी बरकरार रह सकता है। तो कोई भी यहाँ पे डिप मिले उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर एनालिसिस रहेगा। सिल्वर में मुझे भी लगता है कि आई थिंक 67,000 67,500 एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उस रेट पे आता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग साइड में रहना ज्यादा समझदारी है। 65,000 का एक मीडियम टर्म स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए और 72,500 73,000 विद इन अ मंथ रेट देखने को मिल सकता है। जहां तक गोल्ड की बात है, मुझे लगता है थोड़ा सा दोनों में कंपेयर करें गोल्ड सिल्वर में तो सिल्वर ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड में थोड़ा सा मूवमेंट वो सबड्यूड रहने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए गोल्ड में, और सिल्वर में आई थिंक बाई ऑन एवरेज डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, जय, क्रूड में कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास अगले हफ्ते के लिए? देखिए कल क्रूड में हम लोगों ने गिरावट देखा है पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ से देखिए गिरावट की प्राइमरी वजह ये थी
कि जो एंटिसिपेटेड विंटर था यूरोप में वो इस बार नहीं है। यूरोप में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के आसपास होवर करें, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में गिरावट देखने को मिला। यहाँ से मुझे लगता है सपोर्ट लेके प्राइसेस में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। चाइना इकोनॉमी भी यहाँ ओपन हो रहा है तो उसके कारण भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। आई थिंक 6200 का कॉल यहाँ पे बाई करके चला जा सकता है, वो एक बेहतर रणनीति होगा। और अगर आपको स्टॉप लॉस का अगर फ्यूचर में भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो 6020 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए करंट भाव में भी एंटर किया जा सकता है विद 6120 एज अ स्टॉप लॉस। मुझे लगता है हायर साइड में यहाँ पे 80 से 100 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी अगर जी ओके, यानी 6200 के आप स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। रविंद्र जी फटाफट से बता दीजिए बेस मेटल्स में टॉपिक क्या होगी अगले हफ्ते के लिए? बेस मेटल्स में मेरे हिसाब से कॉपर अच्छा लग रहा है, क्योंकि कॉपर में हमने एक शार्प रिकवरी देखी है, एक शार्प फॉल भी देखा था हमने, बट उसके बाद एक रिकवरी बहुत फास्ट आई है। तो हो सकता है कि ये दिस इज ओनली ऑन बैक ऑफ होप कि चाइना में कोई मेजर डिमांड रिवाइवल हो, क्योंकि वहां पे रीओपनिंग हो रही है, बट स्टिल अनसर्टेनिटी है काफी वहां पर। तो मेरे हिसाब से मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा, बट अपसाइड में मुझे लगता है कि कैप रहेगा कॉपर में 729 730 तक। तो अगले हफ्ते आई थिंक 718 तक अगर प्राइस आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 712 713 के आसपास एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। और जैसे मैंने बताया 728 729 तक का ही मुझे एक अपसाइड लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ब्रेकआउट है। तो मेरे हिसाब से 728 729 का एक डिसेंट टारगेट होगा। ओके जय, कोई एक टॉपिक अगर चुनना हो मेटल में तो क्या चुनेंगे आज आप? देखिए करंट लेवल्स पे आई थिंक कॉपर में जो अच्छा खासा हम लोगों ने रनअप देखा है, यहाँ पे अगर 2-4 दिन के लिए मुझे थोड़ा पॉज आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर टॉप पिक की बात करें तो आई थिंक 726 के आसपास यहाँ पे कॉपर में सेलिंग रिकमेंडेशन है। 732 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 714 715 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, यानी कॉपर टॉपिक है, बेचने की सलाह 732 के स्टॉप लॉस के साथ। शुक्रिया जय आपका। रविंद्र जी आपका, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि मैं लासलगांव मंडी में हूं जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, और आज हमारे साथ लासलगांव मंडी की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है सुवर्णा जगताप जी। मैम स्वागत है आपका। मैम सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि बजट से मंडी के लिए आप लोगों की क्या डिमांड है? एपीएमसी के में ऐसा क्या होना चाहिए? बजट में किस तरह से परिवर्तन आप चाह रही हैं? सबको मालूम है ये लासलगांव का जो ओनियन है उसको जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है, और ओनियन की जो ये मंडी है इंडिया में ही नहीं तो एशिया में भी सबसे बड़ी मंडी कहलाई जाती है। और ये ओनियन को जब सब किसान लोगों को अगर ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा तब तक हम कह सकते हैं कि किसान लोगों का ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। और उसी बात से अभी जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, मतलब महाराष्ट्र के साथ साथ अभी जैसा है कि एमपी है, मतलब राजस्थान है, हरियाणा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अभी वहाँ भी बहुत ओनियन अभी उसका प्रोडक्शन हो रहा है। और जैसे अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ाते, अगर अभी 10% अभी एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी ऐसा है कि प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है तो उसके मुताबिक हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और फिर हमारा जो प्याज है अभी इंटरनल इंडिया में भी सब मतलब कंज्यूम होके भी अभी मतलब बैलेंस रह रहा है। तो वो जो बैलेंस अभी ओनियन है तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मतलब जैसे अब यूरोप कंट्रीज है, अमेरिका है, तो वहाँ भी मतलब हमारे सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़े इसके लिए मतलब वो सब हमारे जो अर्थ मंत्री है, सब परराष्ट्र मंत्री है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। ओके मैम, किसानों की बात कर लेते। कई किसानों से बात हो रही थी, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत भाव की है। 3 किसानों से यहाँ पे बात हुई, सब कह रहे हैं जितना उनका कॉस्ट होता है उतने भी दाम नहीं निकल पाते। क्या वजह है? मार्केट में तो भाव ज़्यादा ही रहते हैं लेकिन मंडियों में उन्हें कम मिल पाता है। इससे कैसे दूर किया जाए कि किसानों को कम से कम बेहतर भाव मिले?
अभी हर मतलब 10-15 20-25 साल ऐसे हुए हैं कि किसान लोगों के जो भी है मतलब जो प्रोडक्शन है उसको भाव मतलब हामी भाव बोलते हैं उसको तो नहीं मिला है। और अगर हम देख सकते हैं कि किसान लोगों का अगर 1 एकड़ में अगर हम वो प्याज निकालते हैं तो 1000 या 1200 रुपए क्विंटल का खर्चा आता है। और अगर हमको वही अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर वो किसान लोग फिर पैसे कैसे खर्च करेंगे और आगे के फसल के लिए कैसे यूज करेंगे। तो मतलब उनको भाव ज्यादा मिलना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैंने आपको यही बताया कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। अगर 10% से अगर 20-25% अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो फिर उनका जो फायदा है ये ट्रेडर्स लोगों को मिलेगा और इनडायरेक्टली फायदा वो किसान लोगों को मिलेगा। और जो भी है अभी ट्रेडर्स का भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले 2019 में तो एक एमएसपी जो 10% सब्सिडी मिलती थी तो वो अभी वो बंद हो गई है, तो वो भी मिलना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है जो ट्रेडर्स लोगों की मांग है, अगर उसके अगर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है अगर इंडिया के अंदर भी और एक्सपोर्ट अगर जो करते बाहर भी तो उसका बहुत फायदा अगर ट्रेडर्स को भी होगा और इनडायरेक्टली वो किसान लोगों को भी होगा। ओके, शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला। इन कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन